Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar from Department of Education, BBD University, लखनऊ। आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर का वो है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस जो है ये एक टेक्निक है जो टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस ही है टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाइड करने के लिए। देयर आर सो मैनी मेथड, सो मैनी टेक्निक्स, जिसमें हम आज जो हम पढ़ेंगे आपके कोर्स में जो है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस है। तो हमें एक बात जानी कि टीचर मॉडिफिकेशन जो है मॉडिफिकेशन इन टीचर बिहेवियर। मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। हम कैसे टीचर का व्यवहार या टीचर में व्यवहार, आप कुछ भी समझ सकते हैं, हम इसको इन भी कर सकते हैं, चाहे इन कह दीजिए इसको, कि टीचर के बिहेवियर में कैसे हम परिवर्तन करें, है ना, जिससे उसकी टीचिंग अच्छी हो। तो आप आगे पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग, और कौन कौन सी हैं। माइक्रो टीचिंग है, दूसरा है आपका सिमुलेटेड, और तीसरा है आपका जो मैंने आपको बता रही हूँ वो है इंटरेक्शन एनालिसिस। तो ये आपको जानना चाहिए कि हमारी टीचर के बिहेवियर में यदि हमें चेंज लाना है, टीचर का बिहेवियर, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रिया। क्योंकि ये कहा गया है कि कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता जब तक वह खुद तैयार ना हो, एक्टिव रेस्पॉन्डिंग, है ना, जब तक खुद वो रेस्पॉन्ड ना करे, खुद तत्पर ना रहे। जबरदस्ती हम किसी को कुछ पढ़ा या सिखा नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि इसमें टीचर को स्टूडेंट भी उतना ही पार्टिसिपेट करे टीचिंग में। अंतःक्रिया, आपस में बातचीत, आपस में इंटरेक्शन, तभी हमारी टीचिंग अच्छी मानी जाती है। कभी भी ये नहीं कह सकते कि अगर देखिए स्टूडेंट है टीचर नहीं है तो भी टीचिंग संभव नहीं है, टीचर क्लास में है स्टूडेंट नहीं है तो भी संभव नहीं है। तो आपने देखा कि जो हमारा टीचर, यहाँ पे जो बात चल रही है वो तो अभी आपने पढ़ा होगा फिलॉसफी के पेपर में, सीख आदमी कहीं भी सकता है, ऐसा नहीं है कि टीचर ही सिखाएगा। अपने एक्सपीरियंसेस आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा था ICT के में, कि अपने अनुभव से बच्चा सीखता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है ना, उसे एक्टिव होना चाहिए, अपना अनुभव होना चाहिए। एडगर डेल ने तो कितने सारे एक्सपीरियंसेस का फ़ोन बता के बताया था कि खुद ही बच्चा सीख रहा है, अपने आप ही सीखता चला जाता है। फिर वाइगोस्टी ने कहा कि सोशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है तभी बच्चा सीखेगा। पियाजे ने कहा नहीं, सोशल की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप बच्चा ऐसे एक सिचुएशन से सीख लेता है। तो देयर आर सो मैनी, ये सब अजम्पशंस हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है इस टॉपिक में वो इंटरेक्शन बिटवीन, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है ना, तब उसके व्यवहार को हम मॉडिफाइड कैसे करें, वे सुधार कैसे करें। सपोज मैं इस समय क्लास डिलीवर कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पढ़ाने में बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे कि भाई मेरे बोलने का तरीका है, मेरे समझाने का तरीका है,
मेरे लिखने का तरीका है, या मैं कैसे सजेस्टिव वे में पढ़ा रही हूँ। देयर आर द सो मेनी एस्पेक्ट्स इन माय टीचिंग। आप उसको देख रहे हैं कि भाई मैं हर टीचर को आप बचपन से देखते हैं तो कोई टीचर क्लास में आती है तो बड़े खुश हो जाते हैं, नहीं मैम आ गई, बहुत अच्छा, मतलब आपको अंदर से उनके आने से पॉजिटिविटी लगती है। कुछ टीचर्स क्लास में आते हैं, अच्छा भी पढ़ाते हैं, लेकिन आपको कोई इस तरह का उत्साह नहीं होता है ना। तो ये क्या है आपका कि इसका मतलब टीचर जो क्लास में बिहेवियर कर रहा है, जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ, वो दो तरह के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल बिहेवियर शाब्दिक बिहेवियर, और जो मैं नहीं कुछ बोल, आप देखिए जो मैं बोल रही हूँ, मेरी फ्लुएंसी है, मेरे समझाने का तरीका है, मैं कैसे लिंक कर रही हूँ, ये सब मेरे वर्बल बिहेवियर है। लेकिन अशाब्दिक व्यवहार भी करती हूँ। कुछ हमारे जो पोस्चर से, मेरे खड़े होने का, मेरे जो पॉजिटिविटी है क्लास में, सजेस्टिव है, इमोशनली बच्चे से अटैच टीचर है। कोई बच्चे को क्लास में पढ़ाना ही मेन नहीं है, अगर मुझे लगता है जो बच्चा थोड़ा नहीं रोज एक्टिव है और आज वो एकदम सुस्त बैठा है, तो मेरे को टीचर को खाली पढ़ाना ही नहीं ऑब्जेक्टिव है, उसको मुझे टीचिंग पे भी ध्यान देना है। और मैं ये देखूंगी कि उसको भी थोड़ा सा इमोशनली कि कोई प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ कहीं वो फिजिकली कहीं उसके पेन तो नहीं है, या जो भी प्रॉब्लम है, तो ये क्या है मेरा कुछ व्यवहार में कुछ टीचर जो है, कुछ तो शाब्दिक व्यवहार का प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे, और कुछ मेरे अशाब्दिक व्यवहार का प्रभाव पड़ रहा है। तो थोड़ा मैंने आपको सम अप बताया कि फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, ये आपका किसमें, मैं फिर बता रही हूँ, ये आपका ICT का पेपर है। और इसमें हमको क्या करना है, इसमें आपका जो 3rd यूनिट है, 4th यूनिट है, 4th मॉड्यूल है ना, इसमें ये हमारा पेपर आता है इस टॉपिक में। तो इसमें क्या है कि आपने देखा कि फ्लेंडर का क्या है, इंटरेक्शन एनालिसिस। ये इंटरेक्शन एनालिसिस है क्योंकि ये फ्लेंडर ने दिया है, तो इसका नाम पड़ जाता है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। तो अगर ये नेट उसमें आता है कंपटीशन में कि कोर्स में तो आपके केवल ये है, लेकिन आपको ये भी जानकारी, क्योंकि ये आपके अभी 2nd सेमेस्टर में आएंगे ये वाली टेक्निक्स भी, तो आपको माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग और इंटरेक्शन टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, सिमुलेटेड टीचिंग और फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। तो आपने देखा कि 3 ये क्या है। सबसे पहली बात आपने जानी, ये टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाइड या सुधार करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। अगर आता है 1 वर्ड में व्हाट इज इंटरेक्शन एनालिसिस, तो आप बताएंगे दिस इज अ टेक्निक ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। यदि हमें शिक्षण के व्यवहार में सुधार लाना है तो हम इस टेक्निक का यूज करेंगे। अब इसमें जो है आपका क्या है कि इसमें आपने देखा कि इसको जो है, अब मैं इसी को, ये 3 टेक्निक है, लेकिन आपके कोर्स में फ्लेंडर ये है, तो अब मैं इसको डिटेल में ले रही हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करती हूँ कि अगर ये आता है कि ये टीचर के बिहेवियर में सुधार करने की एक तरीका है ना। तो इसमें आपने देखा, फिर पहले लेती हूँ आपका ये, क्योंकि फ्लेंडर ने दिया तो इसलिए हमने इसका नाम फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। तो ये आपके हैं, पहली बात ये इन संक्षेप में आपको पता चल गया कि टीचर के व्यवहार को मॉडिफाई या सुधार करने का एक तरीका। अब आपका जो है ये है कि इसमें हमने देखा कि इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज नोन एज टीचिंग। इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर एंड लर्निंग मटेरियल इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, है ना। तो इंस्ट्रक्शन जो है टीचर दे रही है तो टीचिंग है, और इंस्ट्रक्शन किसी प्रिंटिंग मटेरियल या टीचिंग से ले रहा है जहाँ पे टीचर नहीं होगा, तो वो क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये आप पढ़ चुके हैं 2nd यूनिट में, लेकिन मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, टीचिंग की। प्रोग्राम वर्ड नहीं लगा है ना, यहाँ पे हम इंटरेक्शन वर्ड आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, टीचिंग। तो यानी कि हमें ये फ्लेंडर ने कौन से इंटरेक्शन, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो अंतः क्रिया हो रही है उसका विश्लेषण किया,
उसको देखा, उस आधार पे टीचर की जो कमियां थी या उसमें जो सुधार हो सकता है उसको उन्होंने तरीका बताया कि कैसे हम सुधार कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य आपको समझ में आया वो क्यों है, किससे टीचर के व्यक्तित्व में सुधार आता है, उसके पढ़ाने के तरीके में सुधार आता है, उसको अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ उसके पर्सनैलिटी में एज ए टीचिंग कोई पर्सनैलिटी में ड्रॉबैक है तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो ये आपका उद्देश्य, इसका टोटल केवल और एक ही उद्देश्य है, टीचर के व्यवहार को मॉडिफाइड करना, उसमें सुधार लाना। तो आपने देख लिया, दिस इज द इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक, शिक्षण के व्यवहार को मॉडिफाइड करने का तरीका। अब ये फ्लेंडर ने क्या थे, फ्लेंडर एक हमारे इन्होंने हम एक जो है ये हमारे एजुकेशनिस्ट थे और उन्होंने क्या करा कि ये एन.ए. फ्लेंडर इनका पूरा नाम है, कभी कभी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम पूरा क्या है, एन.ए. फ्लेंडर ने करा। तो इनको हम फुल नेम भी पता होगा आपका कि कभी कभी आ जाता है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। तो आप एन.ए. फ्रेंड, कभी कभी एन.ए. फुल नेम पूछते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए ये बात भी। और दूसरी बात ये है कि ये जो है किसके थे, मिनीसोटा यूनिवर्सिटी के थे। बस, तो आपने ये बातें कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए, दिस इज द टेक्निक ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। दूसरा इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक। तीसरा किसने दिया, एन.ए. फ्लेंडर ने दिया। ये कौन थे, मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में एक एजुकेशनिस्ट थे। अब उन्होंने क्या किया, फ्लेंडर ने कहा कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसके व्यवहार, दो तरह के व्यवहार वो प्रदर्शित करता है। पहला कौन सा होता है उसका, शाब्दिक, है ना। अब हम देखते हैं कि क्या इसके, कि तो आपको पता चल गया, जब जिसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मेरे व्यवहार को अगर कोई विश्लेषण करे पीछे बैठ के, मेरे पूरी टीचिंग देके 45 मिनट फुल पीरियड, है ना, अगर मैं किसी ऑब्जर्वर को बिठा दूँ कि भाई आज मैं जो क्लास में पढ़ाऊँगी आप उसको क्या करेंगे, एनालाइज करिए और मेरी कमियाँ और अच्छियाँ बताइए। तो जो ऑब्जर्वर बैठा है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो अपने अनुभव से बताए, या मान लो 2 ऑब्जर्वर बैठे हैं, दोनों ही मेरी टीचिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दोनों के रिजल्ट कंसिस्टेंसी इन द स्कोर, यानी कि दोनों के जो व्यूज हैं वो एक से हो, मतलब ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी ना आए उसमें, ऑब्जेक्टिविटी रहे, है ना। ये नहीं कोई टीचर, कोई ऑब्जर्वर मुझे पसंद, हमारा जो मेरा फेवरेट है, मैंने अपनी फ्रेंड को बिठा दिया तो वो मेरी अच्छाइयाँ बताएगा। तो ये इससे फ्लेंडर ने एक तरीका बता दिया स्टैंडर्डाइज कि आप इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, जिससे कि चाहे कोई भी करता है उसमें वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है। तो एक बात आपने और जानी कि ये इससे ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है ऑब्जर्व करने में टीचर के, किसको, टीचर के कक्षा में होने वाले व्यवहार को। ठीक है, तो कक्षागत जो व्यवहार है उसको ऑब्जर्व करने में जब एनालाइज करते हैं तो ऑब्जर्वर को इन्होंने ये बताया कि जो टीचर क्लास में व्यवहार करती है ना, उसको जो टीचर का बिहेवियर है वो उन्होंने 2 भाग में बांटा। टीचर बिहेवियर कहाँ, इन क्लासरूम, है ना, कक्षागत। ये थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया मैंने कि टीचर का बिहेवियर, ऐसा नहीं कि आप अपने उससे बता रहे कि टीचर कैसा है, इस टीचर का जो क्लास में वो कैसे पढ़ा रही है, क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसको हम उसके व्यवहार में कमियों से भी मतलब नहीं समझिए कि इसमें हम कैसे और सुधार कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब टीचर क्लास में पढ़ाती है तो 2 तरह के व्यवहार होते हैं। एक होता है वर्बल, इसको हम हिंदी में कहते हैं शाब्दिक, और
और एक होता है आपका नॉन वर्बल। इसको हम कहते हैं अशाब्दिक। तो शाब्दिक और अशाब्दिक से आप समझ रहे होंगे जो मैं बोल रही हूँ, जो आपको जितने भी व्यवहार आपको दिख रहे हैं वो सब शाब्दिक है, और जो आप फील कर रहे हैं वो कौन से होते हैं? अशाब्दिक। इसका एक तरीका है अंतर करने का, आप कंफ्यूज ना हो। शाब्दिक वो है जो आप आंखों से देख रहे हैं, और जो फील कर रहे हैं ना, जो आपकी पसंद है, जो फील कर रहे हैं टीचर का, वो क्या है आपका? अशाब्दिक। वो बोल नहीं रही है लेकिन एक इम्पैक्ट स्टूडेंट पे डालती है, तो ये क्या आपका? अशाब्दिक। तो फ्रेंडर ने अशाब्दिक व्यवहार को तो कोई महत्व नहीं दिया, केवल शाब्दिक व्यवहार पर ध्यान दिया। शाब्दिक व्यवहार को उन्होंने बताया कि जब टीचर क्लास में व्यवहार करती है तो हम जो शाब्दिक व्यवहार है उसको उन्होंने कैटेगरी में बांटा। कितने बांटा? 10 कैटेगरी में बांटा। 10 कैटेगरी में से 7 कैटेगरी तो उन्होंने टीचर की रखी, और 2 कैटेगरी उन्होंने स्टूडेंट की रखी, और 1 कैटेगरी उन्होंने साइलेंस, वो ना टीचर है तो साइलेंस। तो आपने एक बात और जानी कि जो टीचर बिहेवियर करता है क्लास में वो 2 तरीके करता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। अशाब्दिक की तो बात फ्रेंडर ने कुछ नहीं कहा, इसको तो उन्होंने एक तरह से अलग नेग्लेक्ट कर दिया, इसको उन्होंने महत्व दिया। तो इन्होंने बताया कि ये इन्होंने 10 कैटेगरी बांटी। ऐसे कर सकते हैं इसको हम, तीन कैटेगरी थी। पहले टीचर टॉक, फिर स्टूडेंट टॉक, और तीसरा साइलेंस या कंफ्यूजन। नॉन वर्बल की तो बात हम छोड़ देते हैं क्योंकि इन्होंने इसको कुछ बताया ही नहीं गया। इसमें इन्होंने टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस एंड कंफ्यूजन, 7 कैटेगरी इसमें आई और 3 इसमें आई। सॉरी, 2 इसमें आई और 1 इसमें आई। तो ये सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में कि 10 श्रेणी फ्रेंडर की द 10 कैटेगरीज को एक्सप्लेन करिए। टीचर बिहेवियर को जो 10 कौन से भी, ये ध्यान रखिएगा, देखिए ये ऑब्जेक्टिव होता है, अशाब्दिक नहीं बांटे, शाब्दिक। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि शाब्दिक बिहेवियर को 3 भागों में इन्होंने 3 भागों में बांटा, और उनकी कैटेगरी में 7 बिहेवियर, 2 बिहेवियर और ये 1 कंफ्यूजन। अब उन्होंने ये कहा कि जो हमारे, इसको भी इन्होंने 2 में और बांट दिया, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, और ये प्रत्यक्ष। ठीक है, तो टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस, इसमें इन्होंने बताया कि ये 2 तरह से होते हैं, इसको भी 2 भाग में बटा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब जो आपका इनडायरेक्ट है, इसमें इन्होंने क्या करा कि 4 पूछी, इसमें 4 कैटेगरीज आई इनडायरेक्ट में। पहली इसमें जो थी एक्सेप्ट फीलिंग, है ना, एक्सेप्ट फीलिंग, भावना को स्वीकार करना। अच्छा, एक बात और बता देते हैं कि जो टीचर टॉक अप्रत्यक्ष में खाली वो वाली ज्यादा एक्टिविटी आई जिसमें वो जो है क्या करता था, स्टूडेंट्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और इसमें जो है स्टूडेंट को मतलब कम महत्व दिया जाता है, टीचर ज्यादा इसमें एक्टिव होता है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि अप्रत्यक्ष इसने कहा क्योंकि इसमें सारी है तो ये टीचर की एक्टिविटीज, लेकिन ये जो जिसमें वो स्टूडेंट्स को महत्व देता है उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट,
और जिसमें में स्टूडेंट का कम एक्टिव होता है, टीचर ज्यादा एक्टिव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट आती है। अब क्योंकि ये भी आ सकता है कि इन दोनों का जो मतलब डिवीजन है वो किस है, तो 7 कैटेगरी है, ये 7 हैं, लेकिन इनमें जो डिवीजन किस बेस पे किया। जब भी हम कोई वर्गीकरण करते हैं, क्यों नहीं एक साथ ही लिख दें सातों, एक साथ भी लिख सकते थे 7, तो टीचर टॉकी। लेकिन क्यों इसको डिवीजन करा, क्योंकि हमें इसमें ये देखना है कि आप इसमें जो टीचर, इसमें स्टूडेंट जिसमें एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वो हमारी कौन से में आती है, इनडायरेक्ट में। अभी आप देखेंगे जब मैं एग्जाम्पल दूंगी, और इसमें कम महत्व दिया जाता है, ज़्यादा टीचर एक्टिव होता है ये सब। अब इसमें जो पहला है वो है एक्सेप्टिंग फीलिंग। एक्सेप्टिंग फीलिंग, हमें जब क्लास में टीचर पढ़ा रही है तो बच्चों की फीलिंग को भी एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही है। हो सकता है जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ या आप कुछ चीज़ समझा रही हैं, वो चीज़ बच्चे ने कहीं किताब में पढ़ी हो, ऐसा तो है नहीं, कभी टीवी में देखा हो या अपने पेरेंट्स से सुना हो, या बच्चा पहले कहीं ट्यूटर से वो चैप्टर पढ़ चुका हो, ट्यूशन में पढ़ चुका हो, कोचिंग में पढ़ चुका हो, तो वो उसमें कुछ अपनी बात बताना चाहेगा। क्योंकि अब ये मान के चलिए कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं, अब इतना कम्युनिकेशन के तरीके हो गए हैं कि बच्चा उसको कहीं कहीं पढ़ लेता है किसी ना किसी तरीके से। ऐसा नहीं है कि उसी संदर्भ में टीचर, आप तो उसे कोर्स कंसर्न वे में बताएंगे, लेकिन वो उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज रखता होगा। तो हो सकता है कि बच्चा कुछ उसमें अपनी शेयर करे फीलिंग्स ना, अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करे उसमें, तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसकी भी फीलिंग को, उसकी भी बात को सुनेंगे और समझेगी अगर टीचर भाई उस, या हो सकता है कि आप, बच्चों की नेचर होती है कि जहाँ अगर आप कोई ताजमहल पढ़ा रहे हैं, मान लो ताजमहल के बारे में बता रही हैं आप, तो आपने उनको एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन एक बच्चा अपने मम्मी पापा के संग भाई ताजमहल घूम आया है, वो उस हाँ मैम हाँ, वो भी बढ़ बढ़ के उसमें बीच में, तो आप उसको एकदम उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसको भी खड़े करके हाँ उसके एक्सपीरियंसेस पूछेंगी। तो ये क्या है, ये अच्छा माना जाता है कि बच्चा, अगर आप बच्चे को नेग्लेक्ट करेंगे, उसको चुप करके डांट के बिठा देंगी, तो वो उसमें उसको, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि इंटरेक्शन बिटवीन, आप ही ना बोलती रहें, आप ही बोलती रहेंगी, तो वो टीचिंग अच्छी नहीं मानी जाती, बच्चे भी उसमें शेयर करें आपके साथ। तो ये हो गया आपका कि हमें ये नहीं है कि उसको हम नेगेटिव कमेंट्स देके उसको बैठा दें। तो ये कैटेगरी नंबर 1 में आता है। ये जो मैं सीरीज बता रही हूँ, सीरीज ऐसे ही चलेगी, अपने मन से ऊपर नीचे नहीं होनी है, एक्सेप्ट फीलिंग। दूसरा जो उन्होंने बताया वो है प्रेज, प्रशंसा करना, है ना, दूसरा है प्रेज या इनकरेजमेंट, है ना। आप अगर टीचर प्रशंसा करती है बच्चे की, अरे वाह बहुत अच्छा बताया आंसर आपने, है ना, या बच्चे से क्लैपिंग करवा दी आपने, तो बच्चे को प्रशंसा, तभी क्लास आपकी अटेंटेटिव रहेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल न्यूट्रल होके पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को अगर प्रशंसा दे रही है, ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि इन सब का यूज कहाँ होगा। तो प्रशंसा यानी कि आप देखिए इसमें सारे में स्टूडेंट्स की बातें हो रही हैं, है ना, कर तो रहा है टीचर ही। अभी मैंने बताया था कि इसका आधार क्या है वर्गीकरण का, कि इसमें स्टूडेंट्स को महत्व दिया जाता है और इसमें स्टूडेंट कम क्रियाशील होता है, टीचर है लेकिन ये इसी कैटेगरी में। तो प्रेज और इनकरेजमेंट दिया। तीसरा है आपका एक्सेप्टिंग यूजिंग आइडिया, है ना, एक्सेप्टिंग यूजिंग आइडिया ऑफ स्टूडेंट। एक्सेप्टिंग यूजिंग आइडिया एंड फीलिंग। अब आपको लग रहा हो ये भी, पहली वाली भी ये थी और नीचे वाली भी यही हो रही है ना। तो इसमें क्या है, आइडिया ऑफ स्टूडेंट। देखिए दोनों में अंतर है,
इसमें ये वाली बताती हूँ कि अगर बच्चा अपनी बात कह रहा है, यदि हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, बच्चे ने उसका आंसर दिया, आपने उसी आंसर को अपने शब्दों में दूसरी तरह से बताया बच्चे को, है ना, तो ये क्या हो गया आपका एक्सेप्ट फीलिंग आइडियाज, है ना। अब मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स की टीचर हैं आप, क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं, आपने एक मेथड से बताया, लेकिन बच्चा कोई दूसरा मेथड भी अच्छा जानता है, तो आप उसको हाँ ये मेथड भी अच्छा है, आप उसको उस मेथड से भी बताएंगे, यानी कि आपने उसकी आइडियाज को आगे बढ़ाया, है ना, एक्सेप्ट करके उसके विचारों को हमने आगे बढ़ाया। और इसमें क्या है कि इसमें क्या है, आप बच्चा जो बता रहा है ये दोनों में बहुत माइन्यूट अंतर है, लेकिन जब आप अभी बताऊंगी इनका यूज होना, तभी इसको पहले डिटेल में आपको कुछ समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे इंटरेक्शन तरीका जो टेक्निक है वो समझेंगे। तो पहले आपने देखा कि एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट फीलिंग, और दूसरा है एक्सेप्टिंग यूजिंग आइडियाज। यदि आप उसकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो गया, आपको थर्ड कैटेगरी आएगी। अगर आप उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, वो बीच में बोल रहा है कुछ, तो आप उसको खड़े होकर उसकी बात समझेंगे, है ना। भाई आपने देखा भाई कुछ मैंने बताया ना कि अब ये आपका जो 20वीं सदी के स्टूडेंट्स है, उसमें आप ये मत मानिए कि आप ही उनको नॉलेज दे रहे हैं। जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करी थी, आपको बताया था कि टीचिंग का स्वरूप बदलता चला गया। पहले ऋषि मुनि देते थे, ना बच्चों पे किताब थी ना कुछ थी, बस जो उन्होंने शिक्षा दे दी वही समझ लिया। लेकिन अब बच्चे बहुत तरीके से क्या करते हैं, शिक्षण को, वो टॉपिक को पढ़ सकते हैं, नेट है, किताब है, ट्यूशन है, ट्यूटर है, जो भी है। तो इसमें क्या है आपका, तो ये तीसरी कैटेगरी होगी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और ले देती हूँ कि अगर इसमें आप कोई बच्चा बीच में आपको पढ़ाते समय कोई चीज पूछ रहा है और आप उसको उसको पूरे सिंपैथी से सुन के उसको सेटिस्फाइड करें। इसमें यह है कि बच्चे के आइडिया के को सुन के उसको और आगे बढ़ाना। तो ये दोनों तरीके अभी आपको जज करना होगा जब आप एनालाइज करेंगे कि ये किस कैटेगरी में आना चाहिए। इसके बाद है आपका जो तीसरा चौथा है आस्किंग क्वेश्चन। बच्चे से क्वेश्चन पूछना। जब क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों से, तब हमारी कौन सी कैटेगरी आएगी, तो ये आपको भी आगे बताऊंगी कैटेगरी कहाँ यूज करनी है आपको, लेकिन इनका क्रम जो है सारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये चार देखिए आपने इसमें सारे में चारों में जो है स्टूडेंट्स प्रधान है, एक्सेप्टिंग फीलिंग, है ना, प्रेज, आइडियाज ऑफ स्टूडेंट, आस्किंग क्वेश्चन, तो ये सारे हमारे कौन से हो गए, स्टूडेंट्स के। अब हमारी इसके बाद कौन सा है, ए वाला, इसमें हमारे जैसे फर्स्ट है इसमें लेक्चरिंग। लेक्चरिंग क्या है, व्याख्या देना, है ना, टीचर पढ़ा रही है, एक्सप्लेन कर रही है ना, बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। तो इसमें भाई वैसे मैंने बताया इंटरेक्शन टीचर स्टूडेंट का, लेकिन एक कभी कभी ऐसी भी तो सिचुएशन आती है कि टीचर कुछ बता रही है तो बच्चे सुन रहे हैं चुपचाप। ये नहीं कि बहुत लंबा चलता रहे 30 मिनट तक टीचर ही बोलती रहे, लेकिन हाँ 2 मिनट 1 मिनट टीचर कुछ समझाएगी तो उस समय बच्चे शांत होंगे, तो वो क्या हो गया आपकी लेक्चरिंग। तब कौन सी कैटेगरी आएगी आपकी, लेक्चरिंग। दूसरी इसके बाद जो है आपका क्या है, ये डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, आपको निर्देश देना। अगर टीचर किसी चीज की डायरेक्शन दे रही है बच्चे को, है ना, निर्देश दे रही है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना, या आपको होमवर्क का कौन सा क्वेश्चन करके लाना है, अब ये क्लास वर्क करो, अब ये ब्लैक बोर्ड वर्क उतारो, चुप रहिए, है ना, आप गलत कुछ बच्चे को डायरेक्शन किसी भी काम करने के लिए हम इंटरेक्ट उसको वो दे रहे हैं कि भाई आप जो है होमवर्क को इतने दिन में आप, या कल आपको जमा करना है, या कोई असाइनमेंट दे रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो अगर हम डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कुछ बच्चे को, वो सब हमारा क्या है, इस कैटेगरी में आएगा। इसके बाद है क्रिटिसाइजिंग एंड शोइंग अथॉरिटी। तीसरा है आपका क्रिटिसाइजिंग एंड शोइंग। अब
अब ये तो आपका पता है भाई, अगर क्लास में टीचर खड़ी है तो उसकी अथॉरिटी है कि वो किसी को भी क्लास से बाहर निकाल सकती है, और किसी को भी यदि मे आई कम इन बच्चा कहता है, या किसी को भी रोक सकती है कि जस्ट फॉर थोड़ी देर में आना। चाहे स्टूडेंट है, चाहे कोई भी किसी काम से उससे मिलने आया, तो टीचर क्लास में उसकी पूरी अथॉरिटी है कि किसको बाहर भेज सकती है, किसी को अंदर आने मना। तो अपनी अथॉरिटी को, है ना, जैसे भाई बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं तो मैं खड़ा कर दूँगी, नहीं खड़े हो, आप बहुत शोर मचा रहे हैं, तो अथॉरिटी जब शो कर रही है टीचर क्लास में, है ना, या शेम फॉर यू आप, या किसी बच्चे को डांट रही है, या शेम फॉर यू आपने होमवर्क नहीं करा, या आप बातें बहुत, या बातें करने के लिए मान लो पढ़ा रही है, दो बच्चे बातें कर रहे हैं, तो अपनी शोइंग अथॉरिटी, या क्लास से आप निकल जाइए। जब ये बिहेवियर शो होता है, भाई देखिए टीचर 30 मिनट पढ़ाता है, उसमें बहुत सारे उसको करना पड़ता है काम, इतने सारे जो कैटेगरीज हैं सब टीचर बिहेवियर की आ रही हैं, तो ये क्या है हमारा क्रिटिसाइजिंग। तो आपने देखा जो 7 कैटेगरी हैं, इसमें टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस। टीचर टॉक में ये सारी 7 कैटेगरी क्या है, टीचर से रिलेटेड है, जो टीचर को करनी है। लेकिन जो हमारी 4 कैटेगरी हैं वो कैटेगरी हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को वो प्रधानता दे रहे हैं, स्टूडेंट की फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टूडेंट की आइडिया को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, ये सब। लेकिन जो ये 3 कैटेगरी थी, लेक्चरिंग, डायरेक्टिंग और शोइंग द अथॉरिटी, ये तीनों हमारी कौन सी हो गई हैं, इसमें क्या है हमारी, ये आपकी स्टूडेंट थी। तो ये हमारी कौन सी हो गई, इनडायरेक्ट, और ये कौन सी हो गई हमारी, ये कौन सी है हमारी डायरेक्ट। अब आपकी आती है स्टूडेंट टॉक। स्टूडेंट टॉक में आपका क्या है, इसमें आपको देखना है कि अब इसमें टीचर क्या करता है, स्टूडेंट टॉक, और इसमें क्या है टीचर की, भाई मैंने बताया कि हाँ ये क्या है 10 कैटेगरी, टीचर के कक्षा में होने वाले व्यवहार को 10 कैटेगरी में बांटा। 7 कैटेगरी तो ये थी जो टीचर से संबंधित थी, उसको भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बांट दिया। इसके बाद 2 कैटेगरी ऐसी हैं जो हमारी किसके साथ है, किसके द्वारा दी गई, मतलब क्या है वो, जो भी स्टूडेंट भी तो कुछ काम करेंगे, खाली टीचर ही थोड़ी ये सारे काम टीचर ही करती है, स्टूडेंट का क्या काम है भाई। कभी कभी हो सकता है कि स्टूडेंट भी कुछ करे, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, भाई स्टूडेंट 2 काम करता है, या तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स करता है या स्टूडेंट कुछ पूछेगा टीचर से, भाई 2 ही तो काम होंगे स्टूडेंट्स के। बाकी सब हमने इस कैटेगरी में ले आए हैं कि उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करना, ये सब तो इस टीचर को ही करना है सारे काम, भले स्टूडेंट के हैं लेकिन कर तो एक्टिविटी तो परफॉर्म ये कर रहा है ना टीचर, तो ये हम इस कैटेगरी में ले आए। लेकिन क्वेश्चन पूछना और आंसर देना, ये 2 काम, भाई टीचर ने कुछ पूछा तो आंसर स्टूडेंट देगा, और स्टूडेंट ने कुछ पूछा तो आंसर टीचर देगा। तो मतलब क्या, कितने काम हो रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स के, 2 काम हो रहे हैं। तो इसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, यहाँ आपकी कितनी हो गई थी, 7 हो गई थी। 8वीं जो कैटेगरी है आपकी वो कौन सी होती है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, है ना। तो इसमें आपको देखा ये आपकी जो इसकी जो नंबरिंग है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो अब आपने देखा इसमें कि जो हमारी कहीं कहीं में तो आपको इसमें कैटेगरीज में ये दी हुई है इस तरह से नंबरिंग, लेकिन ये हम कंटिन्यूशन में ही करते हैं जिससे कि 7 कैटेगरी आपको क्लियर हो जाए। इसमें 2 कैटेगरी आती हैं। पहले मैंने बताया स्टूडेंट रिस्पॉन्स, यदि बच्चा जवाब दे रहा है तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, स्टूडेंट। बच्चे के भाई आंसर पूछे, क्वेश्चन पूछा तो बच्चे ने हाथ खड़ा करा, उसने जवाब दिया, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन सी हो रही है, इसमें बच्चा आंसर दे रहा है, ठीक है। दूसरा जो है आपका स्टूडेंट जो है इनिशिएटिव, है ना, कुछ बच्चा बीच में बढ़ के पूछ रहा है, आप कुछ पूछ रहे हैं तो बच्चे ने रोक के, आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसने कुछ पूछा रोक के, सर ये समझ में नहीं आया हमको, तो स्टूडेंट इनिशिएशन, कि बच्चे ने उसमें प्रथम मतलब भागीदारी बना, तो स्टूडेंट इनिशिएशन। तो ये आपने देखा भाई स्टूडेंट 2 ही काम करेगा कि भाई या तो टीचर या तो क्वेश्चन पूछेगा या बच्चे से जो क्या करेगा, आंसर जो है देगा।
इसके बाद 10th कैटेगरी साइलेंस एंड कंफ्यूजन है। इस कैटेगरी को तब रखा जाए जब कभी कभी क्या होता है एकदम क्लास चुप हो जाती है ना, बहुत देर तक चुप रहती है। तो ये क्या है कि साइलेंट, जब यह बहुत शोर मचा रहा है, टीचर कह रही है साइलेंस साइलेंस, तो वो जब कंफ्यूजन हो, जब तो हम 10th कैटेगरी, मतलब कंफ्यूजन जब कोई हम कैटेगरी को कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी में डालूं। ये मैं बताऊंगी, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कहाँ डाल, कैसे करना है, कि क्या मतलब कहाँ डालना है। तो ये मैं अभी आगे बताऊंगी कि जब आप इंटरेक्शन एनालिसिस का तरीका समझेंगे तो आपको इन 10 कैटेगरी के आधार पे ही टीचर के व्यवहार को एनालाइज करना होगा। तो इसमें हमने देखा कि जो ये जो आपकी 10 कैटेगरी है, इसको हमने एक, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है तो ये 10 अपने में ही हो गई। तो 10 कैटेगरी में, तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। इसमें आपने देखा ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर टेक्निक है। किसने दिया? फ्रेंडर ने दिया। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के थे ये। इन्होंने टीचर के व्यवहार को 10 कैटेगरी में बांटा। टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक, कंफ्यूजन। टीचर टॉक को भी 2 में बांट दिया, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में वो वाले काम यूज हुए जिसमें हमारे स्टूडेंट्स एक्टिव थे, और इसमें कौन काम हुए, ये टीचर इसमें एक्टिव था। इसके बाद ये 2 है, ये 10। तो आपने देखा कि ये कभी कभी एग्जाम में ये पूरा एक्सप्लेन करने को आता है और कभी ये खाली कैटेगरीज के नाम पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपने देखा कि इसके जो एडवांटेजेस तो हैं कि टीचर के व्यवहार को हम एनालाइज करके उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, जिससे उसको अपने कमियों को सुधारने का मौका मिलता है। इससे ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, जो कि एक पैटर्न मतलब इसमें निश्चित है जो फ्रेंडर ने दिया। ऐसा नहीं कि हम कॉपी पेन लेके बैठे, मैंने भी लिख लिया, दूसरी टीचर है उसने अपने हिसाब से उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक प्रॉपर मेथड है जिसको हमें फॉलो, जिससे कि ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है हमें व्यवहार को ना देखने के लिए। और कमियां, लिमिटेशंस तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें इस वाले व्यवहार का कोई यूज ही नहीं है ना। तो सबसे पहला तो इसमें यही है कि इसमें टीचर के जो हमारा व्यवहार है उसको कौन सा वाला, अशाब्दिक, जबकि इसका बहुत महत्व है ना। अशाब्दिक व्यवहार को कोई महत्व नहीं दिया है। और दूसरी बात है, कुछ कैटेगरीज, कुछ क्रियाएं हम करते हैं क्लास में, लेकिन उसको कहीं कैटेगरी में जगह नहीं दी है। तो ये कभी कभी ऑब्जर्वर के सामने ये आ जाता है कि अब मैं इसको, ये वाली कैटेगरी कहीं है ही नहीं तो कहाँ डालूं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जो ऑब्जर्वर है उसको भी बहुत स्किल्ड होना चाहिए, है ना। उसको कहीं खाली ये कैटेगरीज दी है, लेकिन उसको ये सिलेक्शन तो उसको करना है ना कि इसको, कभी कभी हम आस्किंग क्वेश्चन है, टीचर आंसर दे, क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चा आंसर दे रहा है, अब समझ में नहीं आया कि इसको आस्किंग क्वेश्चन में रखूं या हम स्टूडेंट में रखूं। तो ये सिचुएशन पे उसको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसमें ये ड्रॉबैक है कि इस ऑब्जर्वर को भी बहुत माइन्यूटली और बहुत जल्दी से डिसीजन लेके उसको कोडिंग करनी होती है। तो ये कैटेगरी आपको, सबसे पहले तो ऑब्जर्वर को इन सारी कैटेगरीज का ज्ञान होना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, इनका क्रम यही रहेगा, क्योंकि इसी अगर मैंने 8 लिख दिया तो अपने आप समझा जाएगा स्टूडेंट रिस्पॉन्स, क्योंकि इतना समय क्लास में नहीं होते कि पूरा सेंटेंस लिखे। तो हम क्या करते हैं, कैटेगरी का नाम लिख देते हैं खाली, जैसे 2 का मतलब आप समझ जाएंगे कि क्या है, प्रेज एंड इनकरेजमेंट। तो ये कैटेगरी की जो कोडिंग होती है इनके सीरियल में ही होती है। तो इनको इसी तरह रखा जाता है, जिससे कि हम ये देखते हैं कि कभी भी हमको ज्ञान जब भी हमें सीरीज में ही याद करें। तो मैं सोचती हूँ आज आपको ये समझ में आया होगा, और आशा करती हूँ कि ये जो है आपको नॉलेजेबल रहा होगा। आगे वाले में हम लोग इस प्रोसीजर की टेक्निक को आगे पढ़ेंगे।